जीडीपी के नंबर आ गए हैं और जीडीपी के ताज़ा आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं। Q2 दूसरी तिमाही के जो जीडीपी के नंबर हैं वो आपकी स्क्रीन पर और ये आंकड़े 7.6% अनुमान था 6.8% का, तो अनुमान से कहीं बेहतर जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए हैं। Q2 मतलब वित्त वर्ष 2024 के दूसरी तिमाही के आंकड़े हैं जीडीपी के 7.6%, अनुमान 6.8% का था, तो अनुमान से बेहतर ये आंकड़ा यहाँ पर आया है, सामने आया है। लेकिन इस पर इकोनॉमिस्ट की क्या राय है? क्या 7.6% का नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा? इसको लेकर के बारीक बातें और क्या क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि ये नंबर कितना महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि जो FY24 के Q2 में जीबीए ग्रोथ है वो 5.4% से बढ़कर 7.4% पर पहुंची है सालाना आधार पर। हमारे साथ अतुल जोशी जी हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। मैं आपसे पहला कमेंट जानना चाहूँगा, जो नंबर आए हैं जीडीपी के 7.6% का, उस पर आपका पहला कमेंट क्या है सर? देखिए, ये नंबर मार्केट के एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर आए हैं, तो कंट्री और इकोनॉमी के लिए तो ये काफी पॉजिटिव नंबर माना जाएगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है मेरे ख्याल से वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का है। अगर हम गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर का आंकड़ा देखें तो सितंबर तक लास्ट ईयर 2022-23 में गवर्नमेंट ने 3,40,000 करोड़ का खर्चा किया था। ये साल वही खर्चा लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है, लगभग 5 लाख करोड़ पहले 6 महीने में गवर्नमेंट ने किया है। तो ये एक गवर्नमेंट का जो फ्रंट लोडिंग किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, उसका भी एक कारण है कि जिसकी वजह से सारे सेक्टर्स में, एक ही सेक्टर नहीं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सर्विसेज हो, वो सारे सेक्टर्स में उसकी इफेक्ट हमको दिखाई दे रही है। और इसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो एक अनुमान था कि लगभग 7% और उसके आसपास में जो जीडीपी का आएगा, उससे गवर्नमेंट ने काफी बहुत ही आगे का नंबर दिया है। लेकिन जब हम वो आंकड़े को आगे एनालाइज करते हैं तो समझ में आती है कि ये गवर्नमेंट का काफी बहुत बड़ा फ्रंट लोडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इसके लिए जिम्मेदार है। अच्छा, ठीक है। तो सर एक बात आप जरा हमें और बताएं कि अभी आगे का आउटलुक आपको क्या दिख रहा है, इकोनॉमी की तस्वीर आपको आगे कैसी दिख रही है? देखिए, आज की तारीख में अगर हम ये देखें कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जिस तरह से उन्होंने अपना एलोकेशन किया है 10 लाख करोड़ का, तो लगभग गवर्नमेंट उसी हिसाब से चल रही है। तो मेरे हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कम नहीं होना है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लास्ट ईयर 2022-23 में जो आईआईपी का आंकड़ा था पहले 6 महीने के लिए, वो 7.1% था और ये साल वही आंकड़ा गिर के 6% हो चुका है। पहले 6 महीने अप्रैल से लेके सितंबर 2023 वर्सेस अप्रैल टू सितंबर 2024। तो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी वीकनेस हमको दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो एग्रीकल्चर हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहना चाहिए, उसमें काफी दिक्कतें आंकड़े में आएंगी, क्योंकि 2-3 चीजें हैं, जैसे कि हमारी बारिश ये टाइम जो है वो स्पेशली खास करके नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया में काफी कम पड़ी है, तो उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर थोड़ा वीक रहेगा। तो आंकड़े जो अब के आएंगे वो शायद इतने बुलिश नहीं रहेंगे। हमको ये भी देखना होगा कि जनवरी फरवरी में जो अनयूजुअल या नॉन सीजनल बारिश हमने 2-3 सालों से देखी है, तो जो ये ऋतु चक्र बदल रहा है उससे भी हमारा एग्रीकल्चर इफेक्ट हो सकता है, जिसकी रब ऑफ इफेक्ट इकोनॉमी पे देखने को मिलेगी। तो ये सब मद्देनजर रख के मेरे ख्याल से 7.5% जो हमने ये क्वार्टर में देखा है, Q2 में देखा है, वो शायद हम आगे जाके ना देख सके। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है। और अगर हम यहाँ पर देखें सर, माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ में बड़ा उछाल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है?
देखिए, मैंने जैसे कहा था कि माइनिंग, खास करके कोल माइनिंग अगर हम देखें और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन देखें, तो ये दोनों सेक्टर्स में लगातार काफी ग्रोथ हमको दिखाई दे रही है। अगर हम ये 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ की बात करें, तो पिछले सिर्फ 3 महीने में जो कोल सेक्टर, कोल माइनिंग की जो ग्रोथ है, वो ऑन एन एवरेज 15% के ऊपर रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में माइनिंग की दिखाऊंगा। और वैसे ही अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, वो भी लगभग 10% के आजू बाजू ही कंटिन्यूसली दिख रहा है पिछले 3 महीने में। तो मेरे ख्याल से ये मैन्युफैक्चरिंग की जो अंडरलाइंग डिमांड इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है, वो एक पॉजिटिव सेक्टर है। और माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखा रहा है कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, तो जैसे कि रोड्स बन रहे हैं, तो कोल वगैरह की उसमें काफी जरूरत पड़ती है। स्टील सेक्टर दूसरा एक सेक्टर जो काफी पॉजिटिव नंबर्स कोर इंडस्ट्रीज में दिख रहा है। स्टील सेक्टर भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिख रहे हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में, वेरी पॉजिटिव। पिछले अगर हम 3 महीने के आंकड़े देखें, तो ऑन एन एवरेज वहां भी 12% का हमको ग्रोथ दिख रहा है। ओके, अच्छा, एग्री ग्रोथ में गिरावट आई है सर। क्या एग्रीकल्चर के फ्रंट पर चिंता कुछ बढ़ती हुई दिख रही है? डेफिनेटली यस। देखिए, हमको ये समझना है कि एग्रीकल्चर में आखिर हो क्या रहा है। ये नहीं है कि हमारे पास उसके लिए कोई तोड़ भी होगा, क्योंकि ऋतु चक्र बदल रहा है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिसर्च आई थी इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी चेन्नई से, कि अब तक क्या होता था कि बे ऑफ बंगाल, हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है, पूर्वीय हमारी समुद्री माला जो है, उसमें अगर 4 बार बवंडर आता है, तो अरबी समंदर जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, उसमें 1 बार बवंडर आती थी। तो 4:1 का रेशियो था। पिछले 2 साल से वो घट के 2:1 हो चुका है। इसका मतलब है कि अगर बे ऑफ बंगाल में अगर 2 बार बवंडर आता है, तो वेस्टर्न कोस्ट में 1 बार बवंडर आता है। तो जिसकी वजह से अनसीजनल रेन्स हमको देखने मिल रहा है। जैसे अभी हमने गए हफ्ते ही देखा, पूरा गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में बारिश पड़ी, तो काफी नुकसान हुआ है एग्रीकल्चर को। तो ये हमको अपने को फैक्टर इन करना पड़ेगा आगे जाके। हमारी क्रॉप पैटर्न चेंज हो जाएगी, हमारा खेती करने का जो अब तक ट्रेडिशनल वे है, वो शायद हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऋतु चक्र कंप्लीटली बदल चुका है। तो एग्रीकल्चर में वीकनेस मेरे ख्याल से ये जो अनसीजनल रेन्स है या बर्फबारी हो रही है, जैसे कि गुजरात में बर्फबारी हो गई, ये किसने एक्सपेक्ट किया होगा। तो ये सारी ऋतु चक्र को लेके एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो वीक ही रहेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के मोर्चे पर चिंता अभी है और ये थोड़ा वीक ही रहने वाला है। ये अच्छा सर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के क्या आउटलुक आपको दिख रहा है? क्या ब्राइट पिक्चर दिख रहा है आपको मैन्युफैक्चरिंग का? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में जहां अगेन फिर से जैसे कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर होगी, वहां हमको काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिलेगा। जैसे कि रेलवेज हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे रेलवे के वैगन्स हो, तो रेलवे का एक सेक्टर है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमको दिखे देगी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की डिमांड के हिसाब से। दूसरी जैसे डिफेंस इंडस्ट्री है, उसमें भी हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा देगा। और डिफेंस इंडस्ट्री को लेके बैक टू बैक हमको स्टील इंडस्ट्री उसमें भी ग्रोथ दिखेगा। तीसरा हमारा रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, काफी सारे पॉकेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है, तो जिसको लेके स्टील सीमेंट को हमको ग्रोथ देखने मिलेगी। लेकिन अगर हम टेक्सटाइल देखें, तो वो हमारा एक्सपोर्ट ड्रिवन डिमांड जो है वो काफी वीक है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में मेरे हिसाब से ग्रोथ काफी वीक रहेगी, जो हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। वैसे ही अगर हम डायमंड इंडस्ट्री देखें, जहाँ पे एक तो हमारा वो सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है एक्सपोर्ट में, डायमंड इंडस्ट्री, और दूसरी तरफ बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट देता है, वहां भी हमको काफी वीकनेस दिख रही है ग्लोबल डिमांड की वजह से। सो डोमेस्टिक डिमांड और ग्लोबल डिमांड हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री स्पेसिफिक या तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहेगी, या फिर उसकी अगर एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी है तो उसमें वीकनेस हमको जरूर दिखने को मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग का एक मिक्स्ड पिक्चर रहेगा इंडस्ट्री स्पेसिफिक। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में बात करने के लिए कि जो जीडीपी के नंबर आए हैं वो कैसे हैं और आगे की तस्वीर इस वक्त क्या दिख रही है।
ये बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।